ओके, मेटल्स में बढ़िया मूव। अच्छा चलिए, आप जरा बाजार में कुछ और स्टॉक पिकिंग करेंगे थोड़ी देर रुक के। अब समय मार्केट बिग वॉइस का, और हमारे साथ आज हैं क्रेडिट स्विस के मैनेजिंग डायरेक्टर और को हेड एशिया पैसिफिक स्ट्रैटेजी नीलकंठ मिश्रा सर। नीलकंठ सर हाय, गुड मॉर्निंग और थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अच्छा, जब नीलकंठ सर जुड़ रहे हैं आज, क्रेडिट स्विस की 25th एशियन इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस की आज से शुरुआत होने जा रही है। 21 से 24 के बीच में वो मेगा कॉन्फ्रेंस है। मिश्रा सर, पहले तो वो बताएं क्या थीम है इस बार की कॉन्फ्रेंस की और किस तरह का पार्टिसिपेशन आ रहा है। नहीं, पार्टिसिपेशन काफी स्ट्रांग है। जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो हमसे उम्मीद करते हैं कि ऐसे समय में जब अनसर्टेनिटी इतनी बढ़ी हुई है, तो ग्लोबली इन्फ्लेशन का क्या होगा, सेंट्रल बैंक्स के पास क्या ऑप्शंस हैं। अभी जैसे आज सुबह ही मैंने एक सेशन मॉडरेट किया, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स कहाँ जा रही है, कितने दिन तक ये रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चलता रह सकता है, आगे क्या क्या हो सकता है, क्या रिस्क हैं। तो इन सब के लिए आई थिंक जानने की इच्छा क्लाइंट्स को बहुत है, तो काफ़ी अच्छे रजिस्ट्रेशन हैं और काफ़ी अच्छी अटेंडेंस है। हम ये भी लोगों से पूछ रहे हैं, क्योंकि हम थोड़ा स्ट्रेटेजिक एडवाइस भी देना चाहते हैं कि जैसे ये हमारा 25वां कॉन्फ्रेंस है, तो 25 साल पहले से लेकर अगर हम दुनिया को देखें तो काफ़ी कुछ चीज़ें बदल गई हैं। तो हम इस पे भी पर्सपेक्टिव दे रहे हैं कि अगले 25 साल में क्या क्या बदल सकता है। तो नीलकंठ सर, पहले तो आपने जो मेंशन करा, अभी सुबह सुबह आप एक मॉडरेट करके आ रहे हैं, बातचीत हुई, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स कहां जा रही है। ये जब से ये यूक्रेन क्राइसिस शुरू हुआ, बहुत लोग कहने लगे वो कोल्ड वॉर एरा वापस आने वाली है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर इस यूक्रेन क्राइसिस के निपटने के बाद आपको देखने को मिलेगा। कहां जा रहे हैं सर? वो दिक्कत वाले दिन अब वापस आने वाले हैं क्या? वो कोल्ड वॉर एरा टाइप वापस कुछ आने वाला है क्या? देखिए, ये बदलाव जो है ये पिछले 10-15 साल से तो आ ही रहा था। जो हमारे स्पीकर ने भी कहा कि ये चीज़ें बदलनी शुरू हो गई थी। जो ये हुआ है वो एटलीस्ट उनके हिसाब से, और मैं उससे एग्री करता हूँ, सहमत हूँ कि ये एक शायद गलती हुई है। तो देखिए, जो बहुत सारे, आप तो कोल्ड वॉर की बात कर रहे हैं, कुछ लोग तो इसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का के पहले जो हुआ था उससे इसकी तुलना कर रहे हैं। बट उसके कंपैरिजन में तो काफ़ी क्लियर साइंस हैं कि ये बहुत ही अलग तरह का कॉन्फ्लिक्ट है। उस समय ग्लोबल फ्रंटियर्स क्लोज हो गए थे, उस समय अफ्रीका का कॉलोनाइजेशन हो गया था, एशिया का हो गया था, अमेरिका का भी जो अमेरिकन इंडियन फ्रंटियर था वो भी, मतलब वो उन सबको जो हराना था उन्होंने हरा दिया था। उसके बाद कुछ देशों को ये चिंता हो गई थी कि हमारी अगर आबादी बढ़ी तो हम क्या करेंगे। यहाँ आप देखें, रूस और यूक्रेन दोनों की आबादी जो है गिर रही है, वहाँ पे जवान लोग ही नहीं है। तो इसलिए इसका कॉन्टूर कुछ अलग है। इसकी समझ यही मुझे आई कि ये एक थोड़ा ग्रेट पावर्स के बीच में थोड़ी टेंशन जो है वो चलती रहती है। उस टेंशन में एक्सपेक्टेशन था कि ये यूक्रेन के ऊपर थोड़ा वाद विवाद होगा, बट आक्रमण हो जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। उसकी वजह से एक जो तो थोड़ा दुखद ही खबर है कि या एक्सपेक्टेशन है कि ये शायद कॉन्फ्लिक्ट बहुत जल्दी खत्म ना हो, क्योंकि अगर जो भी इन्वॉल्व पार्टीज हैं, अमेरिका, यूरोप, चीन, ये सब लोग अगर सरप्राइज हैं, रूस खुद सरप्राइज है कि यूक्रेन ने कितना अच्छे से रेजिस्ट किया है, तो इसका कोई बहुत जल्द ही समाधान निकलेगा, इसकी उम्मीद थोड़ी गिर जाती है। बट दूसरी थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक आउटकम ये है कि जो अभी के जो मेजर ग्लोबल पावर्स हैं, जैसे रूस है, यूरोप है, चीन है, ये कॉन्फ्लिक्ट और कितना एस्केलेट हो सकता है ये उनके डिसीजंस पे आता है कि अगर ये जैसे नो फ्लाई जोन होगा कि नहीं होगा यूक्रेन के ऊपर। काफ़ी प्रेशर है अमेरिका के राष्ट्रपति पर। तो अगर उधर से एस्केलेशन होता है, इधर से भी एस्केलेशन होता है, और फिर जब सभी देशों को साइड्स लेने की जरूरत पड़ सकती है, तो ये तो
वो सिचुएशन आ सकती है, बट उसके आसार थोड़े कम है। तो ये एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट शायद चलेगा, बट बहुत जल्दी खत्म नहीं हो रहा। चलिए, तो बहुत जल्दी इसका समाधान निकल के आ जाए, इस बात की पॉसिबिलिटी नहीं लगती। और आशीष, आप यकीन मानिए, जब नीलकंठ सर के आने की बात हुई थी और स्क्रीन पर जब उनका पहला टीज चला था, तो मैंने सोचा यही था कि प्रश्न सर से पूछूंगा मेटल्स के ऊपर, क्योंकि सर आपका वाकई मेटल्स पे जो व्यू है और जो आपका कन्विक्शन है वो हिस्टोरिकली बहुत अच्छा चला है। और नीलकंठ सर के आते ही साथ स्क्रीन पर निफ्टी मेटल एक बार फिर से करियर के अपने हाईएस्ट लेवल पे खड़ा है एट 6316, निफ्टी मेटल इंडेक्स एट ऑल टाइम हाई। सर, समाधान बहुत जल्दी नहीं है, लेकिन इस पूरे युद्ध के बीच में एक ऐसी कंट्री है जो कि एक बहुत बड़ा, अगर आप देखें, सप्लाई साइड मेंटेन करता है। और दूसरा, अगर आप देखें डिमांड सिनेरियो जिस प्रकार का चाइना में है, एग्जैक्टली सर मेटल्स पे आपका व्यू क्या है? इस वक्त ऑल टाइम हाई पर है इस वक्त। हाँ, तो मेटल्स एज ए सेक्टर को मैं दो भागों में बांटना चाहूंगा। एक स्टील है और एक नॉन फेरस है। उन दोनों पे हमारे व्यूज जो हैं थोड़े डाइवर्जेंट है। देखिए, काफी बड़ा, रूस यूक्रेन भी काफी कमोडिटीज एक्सपोर्टर थे। ऑयल एंड गैस पे तो काफी विवाद हो चुका है, बट स्टील, आयरन ओर, एल्यूमिनियम, निकेल, पैलेडियम, ये सब काफी मेटल्स पे काफी बड़े एक्सपोर्टर हैं वो। तो इसीलिए आप देखेंगे कि यूरोप में स्टील के दाम जो हैं वो 50% से भाग गए हैं, क्योंकि अब वो स्टील जो है वो एक्सपोर्ट ही नहीं हो सकता, क्योंकि स्टील सैंक्शंस में भी है। यानी कि एनर्जी और फूड जो है सैंक्शंस का पार्ट नहीं है, बट स्टील तो सैंक्शन का ही पार्ट है, तो स्टील वहां से आ ही नहीं सकता, आयरन ओर नहीं आ सकता। अब और भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे आपने कल पढ़ा होगा, जो यूक्रेन का अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट था, उस पर बम गिर गया, तो वो प्लांट कभी रिकवरी नहीं हो पाएगा, परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपेसिटी। कल ऑस्ट्रेलिया ने डिसाइड किया कि वो एल्यूमिना रूस को नहीं भेजेंगे, तो ऐसा होगा। और इसीलिए जो कॉन्फ्लिक्ट के एक्सटेंड होने के, यानी कि नॉट एक्सटेंड, मतलब बहुत दिन तक चलने के आसार हैं, क्योंकि जब कंपनीज या देश जो है वो सैंक्शन लगाना शुरू करते हैं, तो वो सैंक्शन कितनी जल्दी विड्रॉ हो सकते हैं ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अब केवल रशिया यूक्रेन ही सहमत हो जाएं और ये लड़ाई खत्म हो जाए, इससे भी नहीं होने वाला। इसमें अब लोकल पॉलिटिक्स, यूएस की, यूरोप की, ऑस्ट्रेलिया की, सब लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो अगर अब एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन जो है वो और गिर सकता है। तो इसलिए जो नॉन फेरस साइड है, वहाँ पे मुझे लगता है कि मेटल प्राइसेस में स्ट्रेंथ रहेगी। स्टील पे थोड़ी एक्सपेक्टेशंस हमारी नेगेटिव हैं, क्योंकि अभी तो देखिए वो दाम बढ़ेंगे, क्योंकि अब कोकिंग कोल अगर 300 का 600 हो जाता है, अगर आयरन और 120 का 140 हो जाता है, तो स्टील प्रोडक्शन कॉस्ट $200-250 से बढ़ जाती है। तो काफ़ी उसका असर दिखेगा, स्टील के दाम बढ़ेंगे और स्टील के स्टॉक दिखा भी रहे हैं। बट आप ये सोचें कि स्टील जो है वो काफ़ी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी लिंक्ड है, थोड़ा डिफेंस एक्सपेंडिचर का भी है, बट ज़्यादातर एक्सपेंडिचर ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के लिंक्ड है। वर्सेस की एल्यूमिनियम और कॉपर जो है वो बहुत कंजम्पशन रिलेटेड है, तो वहाँ पे डिमांड सपोर्ट मेरे हिसाब से ज़्यादा आएगी। जो अनसर्टेनिटी आ रही है, तो सप्लाई पे तो असर पड़ा है। ग्लोबल डिमांड का 2% रशिया था, रशियन नेट एक्सपोर्ट्स स्टील के लिए। तो बट आप ये समझ लें कि यूरोप के का ही स्टील डिमांड जो है वो 150 मिलियन टन है। उसके ऊपर अब हर जगह अनसर्टेनिटी है, तो इसलिए लोग इन्वेस्ट कम करेंगे। तो स्टील पे हम थोड़ा नेगेटिव व्यू रखते हैं, डिस्पाइट द वॉर। उसके पहले तो हम व्यू नेगेटिव थे ही, बट अब वो लड़ाई के कारण स्टील के दाम भागे तो स्टील के स्टॉक्स भी चले हैं। बट इस लेवल पे मेरे हिसाब से एल्यूमिनियम, कॉपर प्रोड्यूसर्स को, निकल प्रोड्यूसर्स को ज़्यादा फायदा होगा, और स्टील जो है वो यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर उठने के आसार कम लगते हैं। बढ़िया है। मेटल्स को आपको फिर तोड़ना है। स्टील में थोड़े से नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस और नॉन फेरस में प्राइसेस में आगे भी थोड़ी और स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। उसको लेकर नीलकंठ सर थोड़ा ज्यादा बुलिश होते हुए उस स्पेस को लेकर। अच्छा नीलकंठ सर, मैं थोड़ा सा वापस वही जाना चाहता हूं। ये क्रेडिट स्विस की एशिया इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस है, इंडिया कितना हॉट टॉपिक है डिस्कशन का? इंडिया पे काफी
डिस्कशन है अभी तो, क्योंकि अनसर्टेनिटी इतनी एलिवेटेड है, अभी डिस्कशन इसी पे है कि कितना एनर्जी कॉस्ट का असर पड़ेगा। इंडिया का एक्सपोजर इंपोर्टेड एनर्जी पे बहुत ज़्यादा है, तो उसका क्या असर पड़ सकता है, वो सरकार का उस पर क्या अप्रोच होगा, सरकार कैसे उसको इकोनॉमी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगी। क्योंकि ये देखिए, रियलिटी ये है कि हम इंपोर्टेड एनर्जी पर डिपेंडेंट हैं, राइट। डेंस एनर्जी फॉर्म्स में करीब आधा एनर्जी जो है हमारा 46 से 48% इंपोर्ट होता है, और उसके दाम अगर 40-50% बढ़ जाए तो इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। हमारे जो इंपोर्टेड एनर्जी का कॉस्ट है वो 4% ऑफ जीडीपी है, नेट एनर्जी इंपोर्ट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी 4% है। उसका अगर आप समझ लें 40-50% से दाम बढ़ जाता है, जो हुआ है अभी, तो काफ़ी 1.5-2% से ज़्यादा से जीडीपी पे असर पड़ सकता है। उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि ये किस पाथवे से होगा। क्या यूएसडी आईएनआर बढ़ेगा, यानी क्या रुपया कमज़ोर होगा, या फिर सरकार जो है वो एनर्जी के प्राइसेस बढ़ाएगी, यानी डीजल पेट्रोल प्राइसेस आपने देखा होगा, बल्क डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। ये एडजस्टमेंट होनी ज़रूरी है, और ये कैसे होती है, कितनी स्मूथली होती है, इकॉनमी कितनी डिसरप्ट होती है, वो सब आगे दें। तो इसी पे चर्चा चल रही है। इंडिया का मार्केट जो है वो डिस्पाइट एक्सटेंसिव सेलिंग, और ये भी काफ़ी चर्चा का विषय है कि जो एफआईआई सेलिंग हुई है 6 महीने लगातार, और 12 मंथ क्यूमुलेटिव एज परसेंटेज ऑफ मार्केट कैप जो है वो, मतलब वो फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से सबसे वर्स्ट है। इन एब्सोल्यूट टर्म्स तो अभी ऑलरेडी वर्स्ट है, बट एज परसेंट ऑफ मार्केट कैप उस समय ज़्यादा था, बट उसके बाद से ये भी सबसे बुरा फेज है। फिर भी इंडिया का डॉलर टर्म्स में ग्लोबल मार्केट्स को इंडिया ने करीब 18-20% से आउट परफॉर्म किया है। तो सवाल ये है कि कितने दिन चल सकता है, और अगर रुपया ही अगर काफ़ी गिर जाता है यहाँ से, तो उसके पहले बेच दें या उसके बाद बेचें, तो इस तरह के सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं। इन्हीं कंसर्न्स के बीच में नीलकंठ सर, हाल में अपडेट आया था, शायद क्रेडिट स्विस ने इंडिया का आउटलुक ओवरवेट से सीधे अंडरवेट का स्टैंड दे दिया था। इसका आसान शब्दों में मतलब, क्रेडिट स्विस इस समय इक्विटीज में बहुत एग्रेसिवली हिंदुस्तान में पैसा नहीं डाल रहा है। देखिए, ये एक टैक्टिकल मूव था। टैक्टिकल मूव कहने का मतलब है कि हमारे जो ग्लोबल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जो हम लोग भी, हमारे एशिया की टीम है, हमारा ये मानना है कि इंडिया का ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी स्ट्रांग है। मेरा अभी भी मानना है इंडिया स्ट्रेटेजिस्ट कि जो जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट अभी FY23 के हैं, डिस्पाइट दीज एनर्जी हेडविंड्स, वो ग्रोथ फोरकास्ट में अपग्रेड आएगा। इकोनॉमी का अंडरलाइंग मोमेंटम काफ़ी अच्छा है, आपने दिखाई होगा, टैक्स कलेक्शन काफ़ी अच्छा हो रहा है, जॉब्स वापस आ रहे हैं, लोग शहरों को वापस आ रहे हैं, जैसे स्कूल खुल रहे हैं, ऑफिस खुल रहे हैं, तो इकोनॉमी का अंडरलाइंग मोमेंटम काफ़ी अच्छा है। स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स भी हैं, हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन मार्केट में रिवाइवल है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है, हमारा ग्लोबल शेयर बढ़ रहा है, सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट्स जो हैं काफ़ी बढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ काफ़ी हायरिंग हो रही है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इंडिया के मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट करती हैं। लेकिन अगर $120 ऑयल रहता है, तो और उसके एसोसिएटेड कोयले के दाम, एडिबल ऑयल के दाम, फर्टिलाइजर के दाम, ये सब बढ़े रहते हैं, तो इंडिया का इंपोर्ट बर्डन जो है $100 बिलियन से करीब 3% जीडीपी का, उससे बढ़ जाता है। अब आप समझ लें कि अगर मान लीजिए प्याज के दाम बढ़ते हैं तो आप ज़्यादा देते हैं और किसान का फायदा होता है, किसान भी भारतीय है, तो अगर हमारा कंजम्पशन कहीं रुकता है तो किसान का कंजम्पशन बढ़ता है। लेकिन अगर तेल के दाम बढ़ते हैं तो तो हमारा कंजम्पशन तो गिरता है, क्योंकि हमारे पास पैसे कम, और वो पैसे जो हैं वो बाहर जा रहे हैं। ये एडजस्टमेंट तो कहीं से होना होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हमारा $15-20 बिलियन पॉजिटिव में था, यानी कि इतने हमें डॉलर्स की आवश्यकता थी, उससे $15-20 बिलियन सालाना ज़्यादा आता था। अगर $100 बिलियन का एडजस्टमेंट है, वैसे अब ऑयल अगर 105 हो जाता है, कोयले के दाम गिरे हैं, तो वो 100 बिलियन का 60 बिलियन होगा, बट 60 बिलियन भी है कि
+20 से आपका $40 बिलियन का बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो गया। अब हर साल $40 बिलियन एक्स्ट्रा आपको कहीं से खोज के लाना है। अगर नहीं लाए तो आपको रिजर्व डिप्लीट होते रहेंगे। तो ये एडजस्टमेंट होनी ज़रूरी है, और जब तक ये एडजस्टमेंट नहीं होती है, इसके एडजस्टमेंट के 2-3 तरीके हो सकते हैं कि आपने लोकल एनर्जी के दाम बढ़ा दिए, आपने रुपए को गिरा दिया, जिससे सभी इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो गए। तो बहुत सारे तरीके हैं कौन सा पॉलिसी मेजर होगा, बट जब तक वो एडजस्टमेंट नहीं होता है या फिर किसी वजह से ग्लोबल एनर्जी कॉस्ट गिरने लगते हैं, तब तक इंडिया के आसार, हमारे अगर 12 मंथ का व्यू देखें, वैसे पिछले 2-3 हफ्ते में इंडिया ने फिर आउट परफॉर्म किया है, तो ऐसा ये नहीं है कि मोस्टली बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, लेकिन अगर अगले 8-10 महीने में एनर्जी प्राइसेस नहीं गिरे तो ये एक एडजस्टमेंट होनी बाकी है। जब ये एडजस्टमेंट हो जाएगी तो फिर से इंडिया का जो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है वो मार्केट्स जो है रिफ्लेक्ट करना शुरू। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।